नमस्कार साथियों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम शुरू कर रहे हैं रीट लेवल फेस्ट में मैथ्स विषय और सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे क्षेत्रमिति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेंसुरेशन। अब क्षेत्रमिति है वो दो प्रकार की होती है, एक तो समतलीय आकृतियों की क्षेत्रमिति और दूसरी होती है ठोस आकृतियों की क्षेत्रमिति। तो समतलीय आकृतियां जो है उसमें कौन कौन सी आकृतियों को शामिल किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समतलीय आकृतियां। अब जैसा इसका नाम है वैसी ही आकृतियां होगी। समतल का मतलब होता है एक समान या समतल पृष्ठ। जैसा आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड को आप एक समतल कह सकते हैं, या जैसे कोई कागज है तो आप उस कागज को एक समतल कह सकते हैं। तो किसी भी समतल या धरातल के ऊपर कोई भी आकृति आपने छाप दी तो उसको आप कहेंगे समतलीय आकृति। अब इस बोर्ड पे आप क्या क्या छाप सकते हैं, तो सबसे पहले हम एक रेखा से शुरुआत करते हैं। तो ये एक लाइन होगी, तो अब ये एक रेखा से कोई आकृति बनी क्या, नहीं बनी। फिर हम ट्राई करते हैं कि दो रेखाओं से कोई आकृति बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। तो फिर हम ट्राई करते हैं कि तीन रेखाओं से कोई आकृति बन सकती है क्या, बिल्कुल बन सकती है। तीन रेखाओं से एक बंद आकृति बन जाती है और यहीं से शुरुआत होती है त्रिभुज की। तो सबसे पहले समतलीय आकृति कौन होती है, त्रिभुज होती है। उसके बाद में त्रिभुज की भुजाओं में वृद्धि कर दें तो चार भुजाएं आते ही चतुर्भुज बन जाता है। और चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे वर्ग, आयत, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सभी प्रकार के जो चतुर्भुज है वो इसमें आ जाते हैं। तो जैसे ही आप भुजा की संख्या बढ़ाते हैं तो चार भुजाएं होते ही चतुर्भुज हो जाता है। उसके बाद में एक आकृति ऐसी भी होती है जिसमें भुजाओं की अनंत संख्याएं होती है। इसमें अनंत भुजाएं हैं, छोटी 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 अनंत भुजाएं हैं और वो गोल 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 आकृति बना देती है और उसको आप बोलते हैं वृत्त। तो ये जो वृत्त है या वृत्त है इसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से समतलीय आकृतियों में तीन आकृतियां पढ़ते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। अब त्रिभुजों के भी कई प्रकार होते हैं, जैसी इनकी भुजाएं होती है उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं और ऐसे ही अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। और वर्त है उसमें भी वर्त, अर्धवर्त और वर्त के अंदर वर्त, मतलब सेकेंद्रीय वर्त। इस प्रकार से अलग अलग आकृतियां होती है, वन बाई वन हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। अब दूसरी प्रकार की जो आकृतियां होती है उनको कहते हैं ठोस आकृतियां। ठोस का मतलब क्या होता है, वे आकृतियां जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनको आप हाथ लगा के देख सकते हैं। तो ऐसी आकृतियां कैसी होगी, तो इसका मतलब बोर्ड वाली आकृतियों को आप हाथ लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। आप किसी भी दुकान पे जाके कहोगे कि भाई साहब मुझे त्रिभुज देना, तो वो आपको त्रिभुज नहीं दे पाएगा, उसके पास में त्रिभुज हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि त्रिभुजाकार आकृतियां हो सकती है, चतुर्भुजाकार आकृतियां हो सकती है, वर्ताकार आकृतियां हो सकती है, लेकिन कभी भी त्रिभुज नहीं होगा, कभी भी चतुर्भुज नहीं होगा, कभी भी वर्त नहीं होगा। वर्ताकार पहिया हो सकता है लेकिन वर्त आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इनकी हाइट नहीं होती है। त्रिभुज में केवल लंबाई चौड़ाई दो ही चीजें होती है, ठीक है, या कहें आधार और ऊंचाई दो ही चीजें होती है, तीसरी चीज इसमें होती नहीं है। ऐसा ही चतुर्भुज में है, इसमें ये लंबाई और ये ऊंचाई कह दो चाहे चौड़ाई कह दो, ये दो ही चीजें होती है। तो आप इसको हाथ फिराओगे आपको महसूस ही नहीं होगा। लेकिन ठोस आकृतियों में तीनों चीजें होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और इसके साथ साथ में ऊंचाई भी होती है। तो ऊंचाई को मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं, देखो इस प्रकार से, तो ये आपको पता लग जाएगा कि अब आप इसको महसूस भी कर पाएंगे, हाथ से पकड़ भी पाएंगे। देखो ये कोई घन है, जैसे घन आप जानते हैं एक लोहार के पास में हथौड़ा होता है वो घन आकार का होता है, एक ईंट जो होती है वो घनाभ आकार की होती है, डस्टर जो है वो एक घन है, घनाभ है। अब ये जो डस्टर है इसको देखो मैं आराम से महसूस कर पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है। ऐसे ही आप एक घन को भी महसूस कर पाएंगे। उसके बाद में और जो आकृतियां, सब आकृतियों को, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, सभी आकृतियों को आप छू कर देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये 3D की आकृतियां होती है, त्रिविमीय आकृतियां होती है। और ये जो है इनमें केवल दो ही विमाएं हैं, इसलिए ये होती है द्विविमीय आकृतियां, 2 डायमेंशनल, और ये होती है 3 डायमेंशनल। तो इस कारण से इसको 3D कहते हैं और इसको 2D कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी आकृतियां हैं, तो घन है, आपके सिलेबस में घनाभ है, आपके सिलेबस में बेलन है, आपके सिलेबस में शंकु है, आपके सिलेबस में गोला है। अब ये जो आकृतियां हैं इनके बारे में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पे केवल दो ही चीजें आपको पढ़नी होती है, एक तो परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल। एक तो परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल। इनका एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि सब में वो कंसेप्ट काम करेगा। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसमें परिमाप नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये आकृतियां गोल है, मतलब चारों तरफ से आप महसूस कर पाएंगे। तो परिमाप का मतलब तो होता है केवल बाहरी बाहरी बाउंड्री के चारों तरफ फिरना। तो जैसे आप कोई गोला लेते हैं, ठोस आकृति गोला आपने लिया, अब आप इस गोले के बाहर 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 फिरते रहेंगे, ये कभी खत्म ही नहीं होगा।
इसका मतलब इसका परिमाप आप ज्ञात कर सकते हैं क्या? नहीं ज्ञात कर सकते। तो फिर इसकी परिमाप की जगह क्या आ जाता है? तो इसका पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो आ जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा आप क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे पढ़ते हैं आयतन, मतलब ये वस्तु बनाने में कितना मटेरियल लगा या ये वस्तु कितना स्थान घेरती है, तो वो हम पढ़ेंगे इसके आयतन के अंतर्गत। तो दो चीजें पढ़ने वाले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब बढ़िया बात यह है कि दोनों ही आपके सिलेबस में है, इसलिए हम आराम से पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले समतलीय आकृतियां, और उसमें पहली आकृति लिखेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, और उसके बाद में एक एक त्रिभुज का ऑपरेशन करते हुए उसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, कैसे निर्माण होता है, कैसे त्रिभुज होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज क्या होता है, तो जैसा इसका नाम है वैसी ही आकृति है। त्रि का मतलब होता है तीन, और भुज का मतलब होता है भुजाओं से मिलकर बनी आकृति। तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति वो कहलाती है क्या? त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब इसके बारे में हम ऐसे देख सकते हैं कि ये तीन भुजा की कोई भी आकृति है तो वो त्रिभुज कहलाएगी। अब इसमें कितने कोण होते हैं, कितनी मतलब इसकी और जो चीजें हैं, जैसे बाह्य कोण कितने होते हैं, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, वो तो हम अलग से पढ़ेंगे। आपके अलग से एक टॉपिक दिया गया है कोण एवं रेखाएं, तो हम वहां पे इसके बारे में दोबारा पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्षेत्रमिति में केवल इसके क्षेत्रफल और परिमाप की चर्चा करेंगे। बाकी इसके कोणों के बारे में और इसकी जो ज्यामिति है उसके बारे में चर्चा हम कोण और रेखा वाले टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि त्रिभुजों के प्रकार कितने हो सकते हैं, कितने टाइप के त्रिभुज हो सकते हैं। तो देखना, सबसे पहले अगर मैं इन तीनों भुजाओं को बराबर कर दूं, तो तीनों भुजाओं को बराबर करता हूं, इसका मतलब ये एक भुजा, इतनी ही मुझे दूसरी भुजा लेनी है और इतनी ही मुझे तीसरी भुजा लेनी है। तीन बराबर भुजाएं लेता हूं। तो पहले मैं इस भुजा को यहां से उठाता हूं और यहां रखता हूं, ये मैंने पहली भुजा रख दी। अब दूसरी पहले रख दी, अब दूसरी भुजा यहां से लेता हूं और इसको यहां ऐसे लाता हूं, ठीक है। अब तीसरी भुजा लेके इसको मिलाना है। अब आप देखो, इसको ऐसे समझना, बहुत आसान तरीके से और प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। ये आपके पास में तीन मार्कर है, तीनों की लंबाइयां बराबर है। अब देखना, पहला जो मार्कर है वो मैंने ऐसे रख दिया, यहां पे रख दिया। दूसरी जो भुजा है वो यहां से टच करते हुए यहां रखनी है। अब मेरी मर्जी की मैंने इसको ऐसे रख दिया, मैं ऐसे क्यों करूं, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि तीसरी जो भुजा है उसकी लंबाई इतनी ही है। तो इन तीनों भुजाओं को मिलाने के लिए मुझे इनको पास में लाना ही पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं ले जा सकता, ऐसे ले जाऊंगा तो देखो ये भुजा छोटी पड़ जाएगी। इसका मतलब मुझे इसको पास में लाना पड़ेगा। पास में लाना पड़ेगा तो न इधर मिला सकता हूं ना इधर मिला सकता हूं, मुझे इसको एक ही तरीका है, बिल्कुल ऐसे मिलाना पड़ेगा। तो तीन भुजाएं अगर बराबर होगी तो इसके अलावा मिल ही नहीं सकती। आप ट्राई कर लो, चाहिए नीचे वाली भुजा को तो एक जगह रख लो और उसके बाद में इसको हिलाओ, मिल रही है क्या, नहीं मिल रही, आपको इधर लाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, ये भी नहीं हो सकता। ये तो सेम वैसा ही हो गया, जैसे स्टेज पे वरमाला पहनाते हैं तो दूल्हे को भगा दो तो दुल्हन माला नहीं पहन पाएगी, ऐसे ही दुल्हन को इधर भगा दो तो दूल्हा माला नहीं पहन पाएगा। माला पहनानी है तो दोनों को पास में आना ही पड़ेगा। इसका मतलब दोनों भुजाओं को मिलाना पड़ेगा, तो एकमात्र ऐसी ही आकृति बनती है। अब आप इस आकृति को कैसे ही घुमा लो, चाहिए हर तरफ से आपको सम्मान दिखाई देगी। देखो कैसे ही घुमा लो, चाहिए आप कैसे ही घुमाओगे तो इसका मतलब आप चारों तरफ से देख लो, घुमा घुमा के सम्मान आकृति बनेगी। और अगर कोई आकृति चारों तरफ से समान होती है, आप इसको पलट दो, इधर क्लॉकवाइज घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, अगर घुमाने पर चारों तरफ से समान दिखती है तो उसको आप कहते हैं कि ये एक सममित आकृति है, ये एक सममित आकृति है। अब सबसे पहले हमने इसकी भुजाओं को लिया बराबर, तो आप इसका क्या नामकरण करेंगे? तो आपने भुजा को बराबर लिया है तो भुजा को कहते हैं बाहु और सम्मान को कहते हैं सम। तो ये जो त्रिभुज है वो सम मतलब सम्मान, बाहु मतलब भुजा से मिलकर बना है, इस कारण से इसका नामकरण कर दिया समबाहु त्रिभुज। ब्राह्मण देवता को बुलाया और इसका नामकरण करवाया तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये समबाहु होगा, ठीक है। तो समबाहु होगा, इसका मतलब इसकी भुजाएं सम्मान होगी, ठीक है, बाहुबली की तरह। तो ये बाहुबली की तरह ही है, बाहु कैसी है, इसकी सम्मान है, तो समबाहु त्रिभुज होगा। अब पहला तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि दो भुजाएं तो सम्मान ले लेते हैं, जैसे एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा को असमान ले लेता हूं, तीसरी भुजा को या तो छोटी ले लेता हूं या फिर दो भुजाएं तो सम्मान और तीसरी भुजा को बड़ी ले लेता हूं। तो फिर मैं अलग से एक डायग्राम देखो बना पाऊंगा, कैसे? अब हम दो भुजाएं तो बराबर ले लेते हैं, जैसे पहली भुजा और ये दूसरी भुजा, इन दो को तो ले लिया बराबर, तीसरी भुजा को बड़ा ले लेते हैं। अब बड़ी भुजा को एडजस्ट करने के लिए आपको इसको इधर लाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से एक त्रिभुज का निर्माण होगा। इस त्रिभुज में ये और ये दो भुजाएं बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा ये बड़ी है,
तो इसमें दो भुजाएं बराबर है, ऐसी स्थिति में आप कहेंगे इसको समद्विबाहु त्रिभुज। तो दूसरे टाइप का हो जाएगा समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब इसमें तीसरी भुजा जो है वो बड़ी भी हो सकती है और दो भुजाओं से छोटी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे ये दो भुजाएं तो बराबर है, अब तीसरी भुजा छोटी है तो फिर वो ऐसे बनेगा। इनको मिलाने के लिए आपको इसको नीचे लाना ही पड़ेगा, तो तीन भुजाएं मिल गई और समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण हो गया है। अब मान लीजिए तीनों ही भुजाएं अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में कैसा त्रिभुज बनेगा? जैसे आपके पास में एक भुजा है ये, दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है। तीन भुजाएं इस प्रकार से है कि तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों ही अलग अलग लंबाई की है। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज का निर्माण होगा, तो वो कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की हो। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे समान नहीं है, इसका मतलब विषम है, और विषम बाहु त्रिभुज। एक होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको आप कहेंगे समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से हम चार प्रकार के त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला समबाहु, फिर समद्विबाहु, और उसके बाद में विषमबाहु, और लास्ट समकोण त्रिभुज। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं समबाहु त्रिभुज से। तो अब आप हेडिंग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, और अब हम ऑपरेशन कर करके पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज का। और इतना ज्यादा डिटेल से पढ़ लेंगे कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ लो, चाहे कैसा भी सवाल घुमा फिरा के उनके जो मन में आए वैसा पूछ लो, आप सवाल सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। आप बहुत लक्की हैं कि आपके पास में ये क्लास पहुंच पाई है। समबाहु त्रिभुज 2013 से अब तक के अनुभव का आपको सीधा लाभ मिलेगा, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो समबाहु त्रिभुज की हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा इसका नाम है वैसी ही इसकी भुजाएं होगी। सम का मतलब सम्मान और बाहु का मतलब भुजा, तो समबाहु मतलब सम्मान भुजा वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब यहाँ पे ए, बी और सी से इसको नामकरण दिया जाता है। अब देखो इसकी बातें बताता हूं आपको। अगर मान लीजिए इसमें ए के सामने वाली भुजा को नाम देना हो तो आप स्मॉल ए नाम देंगे। आपको इस बी के सामने वाली भुजा को नाम देना है तो स्मॉल बी से नाम देंगे। सी के सामने वाली भुजा का नाम देना है तो स्मॉल सी से नाम देंगे। लेकिन इसमें तीनों ही स्थितियों में भुजाएं आपस में बराबर है, तो हम अलग अलग नामकरण ना करके तीनों भुजाओं का एक ही नामकरण करते हैं और इसको स्मॉल ए से लिखते हैं। स्मॉल ए से इसलिए लिखते हैं क्योंकि ए का मतलब होता है आर्म, मतलब भुजा। इस कारण से हम समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को ए और ए से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषता लिखते हैं कि इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है। आप जानते भी हैं, और नहीं जानते तो आज आपने जान लिया। दूसरा, तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तीनों कोण भी बराबर होंगे। क्यों होंगे तीनों कोण बराबर? क्योंकि देखो अभी आपको दिखाता हूं, एक समबाहु त्रिभुज है ये वाला। अब इस त्रिभुज में आप तीनों भुजाओं को मिलाएंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। अब आप कहीं से भी देख लो ये एक जैसा है, इसका मतलब तीनों कोण बराबर होंगे। ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों ही कोण आपस में बराबर होने वाले हैं। आपने इस कोण को देखा तो जितना ये था उतना ही ये है और उतना ही ये है। तीनों कोण बराबर होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इसमें 3 का भाग देने पर आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कौन सा कोण? आंतरिक कोण। तो आप लिख सकते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब भी आंतरिक ही होता है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होता है 60 डिग्री के, क्योंकि 60, 60 और 60 तीनों मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री। उसके बाद में इसकी क्या विशेषता है? तो तीसरी विशेषता है कि यह एक सममित आकृति है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बिंदु है, एग्जाम में थ्योरी का सवाल बन सकता है। यह एक सममित आकृति है। सममित आकृति का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसको आप किसी भी साइड से देखें समान इसकी मिति है। मिति का मतलब होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब इसका माप जो है उसको आप मिति कहते हैं, या इसकी स्टेडी है उसको आप मिति कहते हैं। जैसे क्षेत्र मिति का क्या मतलब होता है? तो क्षेत्र और मिति, तो मिति का मतलब होता है पढ़ाई करना, क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्रफल के बारे में, और मिति का मतलब पढ़ाई करना या स्टडी करना। तो आप इसकी स्टडी करेंगे तो आप इस साइड से देखेंगे या इस साइड से देखेंगे, इस साइड से, किधर से भी आप देखेंगे तो जो आप अध्ययन करेंगे इसके बारे में वो सम्मान आएगा। इसी कारण से इसको कहते हैं सममित आकृति है। अब ये चीजें आपको गाइड में कम नहीं मिलेगी, लेकिन आपको राजस्थान बोर्ड की किताबों में ये सारी चीजें मिलती है। इस कारण से आपका सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि सारा निचोड़ है कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 तक जो आपके काम की चीजें हैं, चाहे वो कक्षा 6 में हो, चाहे कक्षा 8 में हो, चाहे कक्षा 9 में हो, कहीं पे जो कुछ भी है, तो मैं आपको वो सारी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। इसी कारण से मैं दावा कर पा रहा हूँ कि आपके सारे सवाल सही हो पाएंगे।
तो यह एक सममित आकृति होती है या है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि इसकी और क्या विशेषताएं होती है। तो देखो, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो आप कहीं से भी ज्ञात कर लो, वो भी समान होती है, या कहें कि एक शीर्ष से सामने की भुजा पे डाला गया लंब समान होते हैं। देखो कैसे, आप इसको ऐसे रखते हैं ए बी और सी, ए बी और सी। तो अगर मैं इस शीर्ष से सामने की भुजा पे एक लंब खींचता हूं, या कहता हूं हाइट खींचता हूं, या मैं आपको एक दूसरे शब्द से भी समझाता हूं। देखो, आपने कभी कारीगर को देखा होगा, कारीगर मतलब जो मकान बनाता है, उसके पास में एक यंत्र होता है इस प्रकार का, देखो लोहे का होता है, मजबूत सा होता है, लट्टू टाइप का होता है। इसको आप अलग अलग स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम से बोलते हैं। कई इसको ओलमा कहते हैं, कई इसको और नाम से बोलते हैं। तो ये जो ओलमा होता है, ये क्या करता है, जब आप किसी बिंदु से इसको नीचे लटकाते हैं तो ये बिल्कुल सीधा नीचे आता है। और मान लीजिए कोई समतल है, तो उस समतल के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये आता है। तो आपने यहां से इसके शीर्ष ऐसे एक ओलमा नीचे की तरफ लटकाया, तो वो बिल्कुल इस भुजा के, सामने वाली भुजा के बीचों बीच और 90 डिग्री के कोण पे आके स्पर्श करेगा। ऐसे ही मान लीजिए इसको मैं पलट देता हूं, मैं इस एबीसी की बजाय ऐसे कर देता हूं, इसको पलटा, तो पलटते ही ए तो आ गया इधर, बी चला गया इधर और सी चला गया ऊपर, ऐसे इसको पलटा। अब अगर मैं इस सी से यहाँ पे एक ओलमा खींचता हूं, तो ये भी यहाँ पे मिलेगा, और जितनी ऊंचाई इसकी उतनी ही ऊंचाई इसकी होगी। और फिर पलटता हूं, तो इसका मतलब ये ऐसे आ जाएगा, तो ये ए, ये बी और ये सी, तो ए बी और सी। तो इस बार बी से खींचूंगा तो वो भी इतनी ही हाइट का होगा। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की किसी भी शीर्ष से सामने के शीर्ष पे खींचा गया लंब बराबर हाइट का होता है। तो आप अगला बिंदु लिखेंगे, क्योंकि ये बिंदु ही तो सवाल को सही कराएंगे आपके। समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर खींचा गया लंब, जिसको कोष्टक में लिखेंगे ऊंचाई, बराबर होती है। मतलब तीनों में से किसी भी शीर्ष से आप सामने की भुजा पे लंब खींचेंगे तो तीनों लंब आपस में बराबर होंगे। छोटा सा डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे, ये है ए, ये है बी और ये है सी। यहां से आपने लंब खींचा तो ये एच ऊंचाई का है, आप यहां से सामने की भुजा पे लंब खींचेंगे तो ये भी एच ऊंचाई का होगा, और इस भुजा से सामने की भुजा पे लंब खींचेंगे तो ये भी एच ऊंचाई का होगा। तो आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो किसी भी एक शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब खींच दो, आपके पास में ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं। और बाकी जो विशेषताएं हैं तो वो हम जब कोण और रेखाएं पढ़ेंगे तो वहां पे और कवर हो जाएगी। बहुत सारी विशेषताएं होती है, लेकिन वो फिर ज्यामिति के अंतर्गत आ जाती है, क्षेत्रमिति के लिए इतना काफी है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें परिमाप कैसे ज्ञात करना है और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। तो परिमाप की तो एक ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद में आपके सारे जो जितने भी आपके त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वर्त है, सबका परिमाप आप एक साथ में ज्ञात कर लोगे। कहानी सुनाता हूं। देखो, आपके घर में मान लीजिए कोई गाड़ी लेके आए, नई सी गाड़ी लेके आए, और जैसे ही गाड़ी लाके आपके घर में खड़ी की, तो पड़ोस वाले जितने भी लोग हैं वो भी आएंगे, आप भी आएंगे, और सारे चारों तरफ घूम घूम के देखेंगे, अरे यार ये तो बहुत शानदार है, आगे से देखो कितनी लंबी गाड़ी है, बिल्कुल चिपकी हुई है, रोड के टच होके चलती है जैसे। ठीक है, और इसमें पीछे डिक्की भी बहुत अच्छी है, और ये तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, सीटें बहुत सॉफ्ट है इसकी, तो ना आप इसके विशेषताओं का बखान करना शुरू कर दोगे, और कभी इधर से देखोगे, कभी इधर से, मतलब चारों तरफ इसके चक्री चढ़ जाओगे, चारों तरफ चक्कर काटने लग जाओगे। तो ऐसे ही मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं और वहां पे कोई परी आ जाए, क्लास में कौन आ जाए, परी आ जाए, इंद्र भगवान ने कोई परी भेज दी ऐसे, और जैसे ही वो परी आई क्लास में, तो आप क्या करेंगे, उसके चारों तरफ चक्कर काटेंगे कि नहीं काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, 100% काटेंगे। आपको क्या करना है, जहां पे भी परी दिख जाए तो आप चक्कर काट लेना, फायदे में रहोगे, चक्कर काट लेना। क्यों काटोगे, इसका भी एक कारण है। देखो, परी का मतलब होता है चारों तरफ, और माप का मतलब होता है चारों तरफ से मापना। तो परी माप का मतलब होता है चारों तरफ का माप, चारों तरफ का माप। अब कहानी मैंने सुना दी कि परी दिखनी चाहिए, बाद में चाहे कुछ भी हो, परी माप हो, चाहे परी मिति हो, चाहे परिधि हो, कुछ भी हो, आपको शब्द दिखना चाहिए परी। तो
परिमाप हो तो भी चलेगा, परिमिति हो तो भी चलेगा, परिधि हो तो भी चलेगा, परि दिखनी चाहिए बस। परि दिखते ही क्या करना है, चक्कर काट लेना है, फायदे में रहोगे, नंबर मिल जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। नंबर का मतलब हुआ कि आपके परीक्षा में नंबर आपको मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों तरफ का माप। अब सबसे पहले हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये भुजा ए है, ये भुजा ए है और ये भुजा भी ए है। अब आपको पता है परिमाप पूछा है तो आपको और चीज से मतलब ही नहीं है, परि से मतलब है। परि से मतलब का मतलब ये हुआ कि आपको चक्कर काटना है, तो आप यहां से शुरू होंगे, उसके बाद में यहां से जाएंगे यहां तक। तो आपने कितनी दूरी तय की, तो यहां से यहां तक ए सेंटीमीटर या ए मीटर दूरी तय की। उसके बाद में आप यहां से आएंगे यहाँ पे, क्योंकि चक्कर पूरा काटना है, अधूरा मत छोड़ देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप यहां से पहले यहां गए तो ए सेंटीमीटर चले, फिर आप यहां से यहां गए तो ए सेंटीमीटर चले, फिर आप यहां से यहां आए तो फिर ए सेंटीमीटर चले। तो कुल मिला के ए प्लस ए कितना हो गया, 3a, और यही आ गया आपके पास में परिमाप। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज जब पढ़ेंगे तो उसमें ये भुजा ए और ये भुजा ए, ये दो तो होती है समान, तीसरी भुजा होती है असमान, ये होती है बी। तो अब आप यहाँ पे परिमाप ज्ञात करेंगे, तो आपने चक्कर काटना शुरू किया, कहीं से भी शुरू कर लो, जो मर्जी सम्मान आएगा। आपने मान लो यहां से शुरू किया तो यहां से यहां गए ए, फिर यहां से यहां गए तो ए, और फिर यहां से यहां गए तो बी। इसका मतलब ए प्लस बी, तो ये होता है 2a प्लस बी, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए परिमाप। उसके बाद में होता है समकोण त्रिभुज के लिए परिमाप। समकोण त्रिभुज में ये होता है आधार, ये होता है लंब और ये होता है कर्ण। तो आपको क्या करना है, चक्कर काटना है, तो सबसे पहले किधर से ही काट लो। आपने यहां से शुरू किया, यहां आए, तो आधार प्लस लंब प्लस कर्ण, तो आधार प्लस लंब प्लस कर्ण। अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो परिमाप आ जाता है। ऐसे मान लीजिए कोई विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी, तीनों अलग अलग है, ए बी सी है। तो आप चक्कर काटेंगे तो पहले आपने यहां तक दूरी तय की तो ए, फिर यहां से यहां आए तो बी, और फिर यहां से यहां आए तो हो गया सी। तो ये आ गया विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। ऐसे ही हम वर्त के बारे में पढ़ेंगे, तो वर्त में क्या होता है, चारों तरफ चक्कर काटना होता है। तो ये जो चक्कर काटते हैं इसको परिधि बोल देते हैं। अब हमें परिधि से क्या मतलब, हमें तो परि दिखनी चाहिए। तो चक्कर काटा, तो ये जो चक्कर काटा तो कितनी दूरी तय की, तो ये होता है 2πr, ये भी बताऊंगा आपको डिटेल से। तो ये हो गया वर्त के लिए परिमाप। उसके बाद में हम आते हैं वापिस चतुर्भुज पे। चतुर्भुज में होता है एक वर्ग, वर्ग में चारों भुजाएं होती है बराबर, तो परिमाप कितना हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो जाएगा 4a। उसके बाद में होता है आयत, आयत में ये भुजा ए तो ये भी भुजा ए, ये भुजा बी तो ये भी भुजा बी, तो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, मतलब a है वो भी 2 बार, b है वो भी 2 बार, तो ये हो गया 2a प्लस बी। ऐसे ही अपन और जो आकृतियां हैं उनका परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो बताओ आज के बाद में कभी भी आपको परिमाप में दिक्कत आएगी क्या, शायद नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से आप जान चुके हैं कि परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का माप, अर्थात आपको एक चक्कर काट के बताना है कि आपने कुल मिला के कितनी दूरी तय की है, और वही दूरी आपके लिए परिमाप हो जाएगी। एक चीज तो क्लियर हो गई, परिमाप। तो अब क्या बचा है, अब बचा है क्षेत्रफल। तो मैं साइड में यहां पे लिख देता हूं समबाहु त्रिभुज, और त्रिभुज को देखो ऐसे लिखेंगे हम, बार बार त्रिभुज ऐसे नहीं लिखेंगे, त्रिभुज का निशान बना दूंगा तो समझ जाना समबाहु त्रिभुज। और ये जो समबाहु त्रिभुज है तो इसमें पहला आपने पढ़ लिया परिमाप, और ये कितना होता है, a प्लस ए मतलब 3a होता है। क्यों होता है 3a, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों भुजा का मान a और a होता है। तो चारों तरफ चक्कर काटने पे a प्लस ए 3a दूरी तय करनी पड़ी, परिमाप तो आ गया। अब दूसरा देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको देखो बड़ा कर देता हूं ताकि आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये समबाहु त्रिभुज में आपके लिए बना रहा हूं। अब समबाहु त्रिभुज में ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए और ये वाली भुजा भी ए। अब देखना क्या होता है, आपके पास में मान लीजिए कि एक वर्ग है, या मैं कहूं आपके पास में एक आयत है। आयत से आपके और भी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो आयत में ये क्या होता है, लंबाई, और ये क्या होती है, ऊंचाई, या आप कहें चौड़ाई, एक ही बात है। लंबाई चौड़ाई कहो चाहे लंबाई ऊंचाई कहो, समान बात है। अब इस आयत का क्षेत्रफल तो आप जानते ही हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर लंबाई गुणा ऊंचाई लिख दो, एक ही बात है। चौड़ाई लिखो या फिर आप लंबाई और गुणा ऊंचाई लिखो, एक ही बात है। अब मैं इस आयत के 2 टुकड़े करता हूं बराबर, और टुकड़े ऐसे करता हूं बीचों बीच। ये मैंने कैंची ली और यहां से इसको काट दिया। अब इधर वाला और इधर वाला बिल्कुल बराबर होगा। इसको मैंने काट दिया, इसका मतलब मैं इसको हटा देता हूं। जैसे ही मैंने हटाया,
आपके पास में क्या बचा? त्रिभुज बचा। आयत था, आधा काट दिया तो बच गया त्रिभुज। इसका मतलब टोटल जो आयत का क्षेत्रफल था उसमें से आधा आपने काट दिया तो आधा बच गया। इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल है इसका कर दो आधा, 1/2 लंबाई गुणा ऊंचाई। अब त्रिभुज में इसको क्या कहते हैं? लंबाई को कह देते हैं आधार। लंबाई कहो चाहे आधार कहो एक ही बात है। तो ये हो गया 1/2 गुणा, ये लंबाई की जगह क्या आ जाएगा? आधार गुणा ये जो चौड़ाई थी इसकी जगह क्या हो जाएगा? ऊंचाई, या जो ऊंचाई है उसकी जगह क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो आधार गुणा ऊंचाई, ये क्षेत्रफल का सूत्र बन गया किसके लिए? त्रिभुज के लिए। कैसा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो आयत में क्या था? आधार गुणा ऊंचाई था। त्रिभुज में क्या होता है? 1/2 हो जाता है, आधा हो जाता है। इस कारण से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आते हैं यहाँ पे, ये तो कौन से वाले त्रिभुज के लिए था? समकोण त्रिभुज के लिए, जिसमें एक कोण कितनी डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। तब तो ये सूत्र काम कर जाएगा, लेकिन हमारे पास तो समकोण त्रिभुज नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो इसका आधार बताओ कितना है? आधार तो आप सबको पता है कितना है? a सेंटीमीटर है। ये जो नीचे वाला है उसी को आधार कहते हैं। आधार का मतलब होता है कि जिसके ऊपर आकृति बनी हुई है वो भुजा आधार कहलाती है। तो ये आकृति इस भुजा के ऊपर निर्मित है, ऊपर बनी हुई है, तो ये भुजा आधार का काम करेगी। आधार तो हो गया ए। अब आपको ज्ञात करनी है ऊंचाई। अब देखना ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं। अब आपके पास में एक व्यक्ति है और वो इतराता बहुत है। वो कहता, वो वैसे है तो हाइट का कम, लेकिन वो कहता कि मैं तो 6 फीट का हूँ। ठीक है, अब दिखने में दिख रहा है कि वो 4 फीट का है, लेकिन वो कहता है मैं तो 6 फीट का हूँ, फौज में सबसे पहले मैं ही भर्ती होऊंगा। आप कहेंगे कि कैसे है? तो वो कहेगा नाप के देख लो, वहां से फीता लो और ऐसे नाप लो, 6 फीट का हो जाऊंगा पूरा। तो वो कह रहा है कि यहाँ से नापो और यहाँ से फीता नाप के 6 फीट का हो जाऊंगा। तो आप कहोगे क्यों पागल होना रहे, ऐसे ही कोई हाइट नापते हैं क्या? तो फिर उसने पूछा तो कैसे नापते? तो आपने कहा सीधा खड़ा हो जा, तो आप सीधे उसको सीधे खड़े कर लेते हो। उसके बाद में आप चोटी से लेके एडी तक उसको नाप लेते हो, मतलब आप यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लेते हो। तो यहाँ तक जो ऊंचाई आई वो आई 4 फीट। आप कहोगे कि आप तो 4 फीट के हो, अभी तो बहुत छोटे हो, बड़े होगे तब जाके फौज में लग पाओगे। तो ठीक है, आपने पता कर लिया कि चोटी से लेके और एडी तक जो ऊंचाई होती है उसको ऊंचाई कहते हैं, तिरछी वाली को ऊंचाई नहीं कहते। इसका मतलब इसकी ऊंचाई ये है क्या? बिल्कुल नहीं है। कौन सी है? चोटी से लेके एडी तक। एडी कहाँ है? यहाँ है। तो चोटी से आप एक ओलमा गिराओगे, जो अभी मैंने आपको बताया था, मतलब एक ऐसा लंब खींचोगे और ये लंब कहाँ पे मिलना चाहिए? यहाँ पे, और ये 90 डिग्री के कोण पे मिलेगा और बिल्कुल बीचों बीच मिलेगा। इसका मतलब आधी इधर और आधी इधर। अब देखना, ये टोटल थी a सेंटीमीटर, तो ये आधी हो गई, मतलब a/2 तो हो गई यहाँ से यहाँ तक, और a/2 हो गई यहाँ से यहाँ तक। आधी आधी हो गई, a/2 यहाँ से यहाँ तक, a/2 यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे ज्ञात करनी है ये वाली ऊंचाई, क्योंकि मैं क्षेत्रफल के सूत्र में मान रखने वाला हूं 1/2 गुणा आधार, तो मेरे पास में टोटल a है, लेकिन इसकी ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है, ये वाली ज्ञात करनी है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको आधे वाले को देखो बाहर निकाल लेता हूं, ये जो इसको बाहर निकाल लेता हूं, तो ये ऐसे आकृति बनेगी। समझना, एक बार समझ लोगे उसके बाद में हमेशा के लिए छुट्टी। बाद में बस एग्जाम दो, पास हो, आगे की एग्जाम दो, 3rd ग्रेड के बाद में 2nd ग्रेड, बाद में 1st ग्रेड, आगे से आगे बढ़ते रहो। 1st ग्रेड बन जाओ तो कॉलेज लेक्चरर बन जाना, उसके बाद में आरएस बन जाना, आईएएस बन जाना, बढ़ते रहो। जिंदगी में हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। देखो यहां से यहां कितना है? तो a/2, तो मैंने लिखा a/2। यहां से यहां कितना है? a है, तो मैंने लिखा a। अब मुझे ये ऊंचाई तो ज्ञात करनी है, तो ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? बन गया। समकोण त्रिभुज के बारे में तो आप सब जानते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। अब आपको इस चीज का पता है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। अब आपको ये ज्ञात करना है, इसका मतलब लंब स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे लंब स्क्वायर को मैं लिखता हूं h स्क्वायर से, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये जो आधार स्क्वायर इसका पक्षांतरण कर दो, तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटेगा, तो कर्ण कितना है? a। देखो ध्यान रखना, कर्ण कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये भी आपको उसमें रेखा और कोण में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है। कई लोग सोचते हैं कि ये तो सबको पता है, क्यों बावड़ा बना रहे हो? तो मैं पूछता हूं आपसे कि बताओ इसमें आधार कौन सा है? ए, बी और सी। बताओ इसमें आधार कौन सा है? तो जो सोच रहे हैं ना कि आधार बी सी है, वो सब गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे आधार बी सी नहीं है, आधार ए बी है। क्यों है ये तो आगे की क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, सस्पेंस है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है। आप इसको छोटा सवाल मानते हैं ना, ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है कि आधार कौन सा है। तो आधार यहाँ पे ए बी होगा, बी सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। चलो बता देता हूँ, नहीं डाउट रहेगा आपके। ध्यान रखना, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। जहां थीटा लिखा उसके बाद सामने की भुजा लंब होती है, जहां 90 डिग्री उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो बच जाए वो भुजा आधार होती है।
ठीक है। और आधार का मतलब होता है जिस पे आकृति बनी है या जिस पे कोण बना है। तो कौन सी भुजा पे कोण बना हुआ है? ये कोण जो है ना, देखो थीटा, ये AB भुजा पे बना हुआ है, इस कारण से AB भुजा है वो आधार होगी। तो यहाँ पे BC आधार नहीं है, आधार कौन है? AB है। ठीक है। अब वापिस यहाँ पे आओ, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना है? A/2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो A/2 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा डिटेल से लिख देता हूं, तो वो चीजें हटा देता हूं, ये तो आपके समझ में आई हुई है। अब देखो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा। ऊपर वाले ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 4, लघुत्तम आ गया ये 4a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ये आपके पास में बचा 3a स्क्वायर और बट्टे 4। अब एच स्क्वायर बराबर ये है तो एच बराबर क्या हो जाएगा? तो दोनों तरफ रूट कर दो, तो इधर रूट किया तो ये एच स्क्वायर का रूट कट गया और ये आ गया एच, और इधर रूट किया तो ये 3 का रूट तो लगा रहेगा। अब देखो ए का स्क्वायर है, इसका रूट हटेगा तो ए, 4 का रूट कितना होता है? बट्टे 2, 4 का रूट हो गया 2, इस कारण से बट्टे में 2। तो ऊंचाई आ गई √3a/2। ये भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो √3a/2 होगी। याद करा दूंगा लास्ट में, टेंशन मत लो, सिर्फ समझ लो कि कैसे आया। तो वापिस एक बार रिवाइज करते हैं। देखो ऊंचाई ज्ञात करनी है तो यहाँ से यहाँ तक एक लंब खींचा, उसके बाद में आधे को बाहर निकाला, यहाँ से यहाँ तक ए है, ये लिख दिया ए। ये सामने वाली भुजा टोटल ए थी, आधी आधी हो गई, A/2 हो गई। ये ऊंचाई h है। आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। आपको लंब स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो आधार स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हो गया ए का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया A/2 का स्क्वायर। इसको घटाया, कैलकुलेट किया तो ए का स्क्वायर ये रहा, A/2 का होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर बट्टे 4 हो गया। ये 4 यहाँ आ जाता है, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बचता है, बट्टे में 4 है। h स्क्वायर का मान इतना आया तो h का मान हो जाएगा इसका रूट 3 का रूट निकलता नहीं है तो √3, a स्क्वायर का रूट निकलता है तो a, 4 का रूट निकलता है तो 2। इस प्रकार से ऊंचाई आ गई √3a/2। अब आप इसमें क्षेत्रफल वाले में मान रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखता हूं, देखो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना? इसका, क्योंकि हम तो इसका ज्ञात कर रहे हैं ना, तो इसका आधार कौन सा है? टोटल इतना a, तो ये लिखा a गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कौन सी? यहां से यहां वाली ये ऊंचाई कौन सी है? √3a/2। तो आप लिखेंगे √3a/2। पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, यहाँ पे केवल संख्या को पहले लिख लो √3, ये a गुणा a हो जाएगा a स्क्वायर और बट्टे में 2 गुणा 2 कितना होता है? 4। तो √3a स्क्वायर बट्टे 4 या √3/4 a स्क्वायर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल का सूत्र। जल्दी से आप इसको नोट करेंगे। अब हम सभी सूत्रों को एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने समबाहु त्रिभुज में क्या पढ़ा? परिमाप। तो बताएं परिमाप क्या होता है? तो ये होता है परिमाप 3a। परिमाप तो कितना होता है? 3a होता है। उसके बाद में दूसरा आपने पढ़ा ऊंचाई। देखो याद कर लेते हैं, अभी रट लेते हैं ताकि हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। तो यहाँ पे परिमाप में 3a है ना, तो ऊंचाई में भी 3a आएगा लेकिन रूट के रूप में। तो यहाँ पे 3 के रूट लगा दो, ए आएगा। और बट्टे में देखो यहाँ पे रूट किया तो रूट की एवज में स्क्वायर भी तो करते हैं, तो स्क्वायर में 2 लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ पे बट्टे में 2 लिख देना। तो √3a/2 या √3/2 a, एक ही बात है। तो ऊंचाई भी होगी। अब वापिस आप देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर में आता है। देखो जो लंबाई होती है वो सेंटीमीटर में रहती है, ऊंचाई होती है वो भी सेंटीमीटर में, परिमाप है वो भी सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि लंबाइयां जितनी भी होती है या दूरियां जितनी भी होती है वो हमेशा सेंटीमीटर में होती है। जैसे आपको कोई पूछे कि जयपुर से दिल्ली कितनी दूर है, तो मान लीजिए आप कहते हैं कि 300 किलोमीटर है, तो कभी भी आप ऐसा नहीं कहते कि 300 किलोमीटर स्क्वायर है, आप दूरी को हमेशा किलोमीटर में बताते हैं। ऐसे ही कोई छोटी दूरी है तो आप उसको मीटर में बताएंगे, उससे भी छोटी दूरी है तो आप उसको सेंटीमीटर में बताएंगे। तो दूरियां तो हमेशा नॉर्मल इकाई में रहती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में। लेकिन जब भी आपको कोई क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में बताते हैं। जैसे आपको कोई प्लॉट के बारे में पूछे कि एक प्लॉट है तो उसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे 200 वर्ग गज है। अब आपने देखो वर्ग गज का, कभी भी आप ऐसा नहीं कहते कि 200 गज है, नहीं, वो गलत होता है। आप कहेंगे 200 वर्ग गज है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो आप या तो ऐसे लिख देंगे 200 गज स्क्वायर या फिर 200 वर्ग गज। तो वर्ग गज
क्यों लिखा? क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा किया तब जाके वर्ग आया। कैसे आया? लंबाई भी मान लो जैसे यहाँ पे 20 वर्ग है और चौड़ाई है वो मान लो 10 गज है। लंबाई है वो 20 गज है और चौड़ाई है वो 10 गज है। अब इसको गुणा करेंगे तो 20 से 10 गुणा हुआ 200 आ गया, गज से गज गुणा हुआ इसका मतलब गज स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर को हम हिंदी में लिख देते हैं वर्ग, इस कारण से लिखते हैं वर्ग गज। तो 20 गज लंबाई 10 गज चौड़ाई, तो 20 गुणा 10 हो गया 200 और गज गुणा गज हो गया गज स्क्वायर मतलब वर्ग गज। इसी प्रकार से हम क्षेत्रफल में आधार वो भी सेंटीमीटर में और ऊंचाई वो भी सेंटीमीटर में, तो जब दोनों को गुणा करते हैं तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गुणा होके सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है और इसी को हिंदी में वर्ग सेमी कह देते हैं। तो ध्यान रखना लंबाई जो होती है वो हमेशा सेंटीमीटर में रहती है या सीधी इकाई में रहती है। तो परिमाप एक तरह की लंबाई है, चारों तरफ का माप है, इसका मतलब ये सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ पे इकाई है वो सेंटीमीटर में, तो भुजा ए ही आई, ए स्क्वायर नहीं आएगा। ऐसे ही ऊंचाई है, तो ऊंचाई भी क्या होती है? एक लंबाई होती है। तो ऊंचाई एक प्रकार की लंबाई है या एक प्रकार की दूरी है, इस कारण से ये भी ए में आएगा। लेकिन क्षेत्रफल जो है वो हमेशा ए स्क्वायर में आता है, इसका मतलब आपको इसका वर्ग करना होगा। तो इस पूरे का वर्ग कर दो। तो यहाँ पे देखो √3 का वर्ग तो करना मत और बाकी का वर्ग कर देना। तो ये √3 तो ऐसे ही रहने देना और बाकी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र हो गया आपके पास में √3/4 ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। अब इसमें देखो परिमाप, ऊंचाई, क्षेत्रफल तीनों में 3 आ रहा है। तो परिमाप में तो सीधा सीधा 3a, ऊंचाई में √3a/2 और फिर क्षेत्रफल में इस √3 को तो रख लो और बाकी का स्क्वायर कर दो। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3 सूत्र है, तीनों सूत्र आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से हमेशा के लिए याद होने चाहिए क्योंकि सीधे सीधे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हमने शुरुआत करी और समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा। अब कल की क्लास में हम समबाहु त्रिभुज में कैसे सवाल बनते हैं उनको देखेंगे। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें और कंटिन्यू पढ़ते रहें, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी चीजें मैं तैयार करवा दूंगा।